स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वन संसाधन बीए सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपके ये जो सेकेंड पेपर है मानव एवं आर्थिक भूगोल, उसका ये टॉपिक है। आपके जो अलग से टॉपिक है उसमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनमें वन संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन सम्मिलित है। ये उसी का पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पर आपके एक बड़ा क्वेश्चन और फुल फ्लेश क्वेश्चन बन सकता है, और साथ ही इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम वन संसाधन। वन जो है अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है विश्व स्तर पर। हम देखें तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए या पर्यावरण के लिए वनों का अपने आप में बहुत महत्व है, और मानव जीवन के लिए भी, जैव विविधता के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता के लिए भी वनों का बहुत ही अधिक महत्व है। तो पहली बात तो ये है कि हमें ये याद होना चाहिए कि वन हम किसे कहेंगे। क्या हम जो जैसे कि हम विभिन्न प्रकार के जो बाग हैं, गार्डन हैं, इनमें जो पेड़ उगे हुए रहते हैं वो भी वन की श्रेणी में आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वन का, या फिर हम कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति का यहाँ पर तात्पर्य वह सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो स्वतः ही प्रकृति में विकसित हुए हैं, उनका उत्पादन हुआ है, ना कि किसी को मानव ने या किसी मानव ने उनका विकास किया है या फिर उनको उगाया है, तो वो उसमें नहीं आएंगे। तो यहाँ प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वही वन संसाधन सम्मिलित है, वही पेड़ पौधे सम्मिलित हैं जिनका स्वतः ही प्रकृति में विकास हुआ है, स्वतः ही प्रकृति में उत्पादन हुआ है। तो अगर हम वन का अर्थ यहाँ पता करें तो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक एवं संरक्षित अवस्था में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों की प्रधानता होती है। यानी कि एक निश्चित क्षेत्र, एक विस्तृत क्षेत्र जहाँ पर एक प्राकृतिक वातावरण विकसित होगा, संरक्षित वातावरण विकसित होगा, जिसमें अलग अलग पेड़ों की हमें प्रजातियाँ देखने को मिलेगी, वह वन कहलाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के सभी प्रमुख पादपों में वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे और घास, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसमें वृक्षों का मानव के लिए बहुत ही उपयोग है, क्योंकि वनों को हम राष्ट्रीय संपदा का दर्जा हम देते हैं। उसका कारण ये है, बिना वनों के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पदा को बढ़ाने के लिए, और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और विभिन्न जीवों के अस्तित्व के लिए वन अपने आप में बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए हम इनको राष्ट्रीय संपदा का हम दर्जा देते हैं। जिस देश में वनों का प्रतिशत जितना अधिक होगा, वह देश के लिए उतना ही अधिक अच्छा होगा। वो चाहे हम वन के उस देश की आर्थिक स्थिति की बात करें, चाहे हम उस देश की जो पर्यावरणीय गुणवत्ता है उसकी हम बात करें, तो वनों का पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अगर वनों की भारत में हम वर्तमान स्थिति की बात करें, तो भारत में वन क्षेत्र का केवल 675.5 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र है, जिसमें भी हम भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें तो 20.55% भाग, यानी कि 20.55% भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वन क्षेत्र। यहाँ वन क्षेत्र का 94% सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत है, यानी कि 94% वन क्षेत्र पर सरकार अपना अधिकार रखती है, और साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को सरकार द्वारा अनुमति नहीं है। तो यह बात है कि वनों का प्रतिशत कम है, परंतु इस स्थिति के कारण अभी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। परंतु कुछ वन ऐसे भी हैं जिनमें निजी स्वामित्व वाले और या फिर ग्राम पंचायत वाले जो भाग हैं, उनमें भी ये वन क्षेत्र आते हैं, क्योंकि कुछ पंचायत समितियां हैं जिनका स्वामित्व रहता है वनों पर। भारत में वनों का अगर विस्तार की बात करें तो सभी राज्यों में लगभग समान नहीं है। वनों का जो वितरण है वो बहुत ही असमान है। पश्चिम बंगाल में अगर वनों का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का 8.8% है। अधिक प्रतिशत भाग जो है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि अविभाजित उत्तर प्रदेश में 11.9%, उड़ीसा में 22.5%, तमिलनाडु में 13.4% है। इसी प्रकार कई सारे ऐसे जो क्रम हैं जिनमें हम वनों का प्रतिशत देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में। अगर अंडमान की हम बात करें तो अंडमान में कुल भूमि का 73% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस क्षेत्र में वनों की अधिकता है, और इसी कारण आज भी वहाँ के पर्यावरण की गुणवत्ता अच्छी बनी हुई है, और जैव विविधता का हमें अधिक वहाँ पर पाई जाती है अंडमान क्षेत्र में। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी 20.6% है वनों का प्रतिशत। अगर भारत में प्रति व्यक्ति वन की उत्पन्नता की बात करें तो केवल 0.2% हेक्टेयर वन से भी कम प्रति व्यक्ति के हिस्से में आता है।
विश्व स्तर पर वनों की जो स्थिति है भारत में बहुत ही अधिक खराब है, क्योंकि और भी बहुत सारे देश हैं विश्व में जिनमें वनों की जो प्रतिशत है बहुत अच्छी स्थिति में है, परंतु भारत में इतना अच्छा वनों का जो प्रतिशत है वो नहीं है। और इसी कारण भारत की जो बढ़ती जनसंख्या है उसके कारण वनों की जो संपदा है उसका महसूस हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि बढ़ती जनसंख्या की तुलना में भारत में जो वनों की जो प्रतिशत है बहुत ही कम रहेगा। इस कारण कई सारी पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न होगी। अगर हम बात करें कि वनों के भौगोलिक क्षेत्र का जो प्रतिशत है विश्व में अगर हम देखें तो भारत में मात्र 19.27% वन क्षेत्र है, जबकि जर्मनी में यह 28%, अमेरिका में 33%, रूस में 84%, जापान में 62% और फिनलैंड में 71% और थाईलैंड में 77% है। तो यहाँ हम अपने आप में भारत के जो वन संसाधन है उनकी तुलना अगर अन्य देशों से करें तो भारत काफ़ी इस श्रेणी में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इसके लिए आवश्यक है कि भारत को अपने वन क्षेत्रों के बढ़ावे पर या फिर वन जो है वनों के वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए, और जो वनोन्मूलन के कारण है उनके निवारण पर बहुत अधिक जोर देना चाहिए। एक तरफ जहाँ भारत में विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 17% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, परंतु दूसरी तरफ विश्व के कुल वन क्षेत्र का मात्र 1.7% वन क्षेत्र यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि भारत की जो स्थिति है वन क्षेत्रों को लेकर बहुत ही दयनीय है। ये देखिए, उसमें केवल 1.7% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, और अगर विश्व स्तर पर देखें तो हमारे यहाँ पर 19% वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जबकि और देशों में ये स्थिति बहुत अच्छी है। तो इसके सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय जो वन नीति है भारत देश की, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भूभाग के लगभग 33% भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है, यानी वन आवरण होना चाहिए, परंतु इस स्थिति से भारत बहुत अधिक पीछे है। इसमें से 60% पहाड़ी क्षेत्रों पर, 20% मैदानी क्षेत्रों पर होना चाहिए, यानी कि पहाड़ी भागों पर वनों की अधिकता ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम भारत में देखें तो वनों का कई प्रकार से कई आधार पर वर्गीकरण किया गया है, जिसमें इसके 2 आधार हैं। भारत को अगर हम सरकारी या प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण करें तो भारत में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, और हम दूसरे आधार भी है जो कि प्राकृतिक आधार है, जिसमें वनों का प्राकृतिक आधार पर प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। तो पहले हम देखते हैं सरकारी आधार पर या प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं उनमें अक्सर ये प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं, या फिर संरक्षित वन किसे कहते हैं, या फिर अवर्गीकृत वन किसे कहते हैं। इन तीनों में से भी किसी एक का प्रकार पूछा जा सकता है, या फिर तीनों का प्रकार एक साथ आपसे पूछा जा सकता है, तीनों में अंतर पूछा जा सकता है। तो यह महत्वपूर्ण है। पहला जो वन है आरक्षित वन, इनको हम रिजर्व फॉरेस्ट भी कहते हैं। आरक्षित का मतलब हमने बिल्कुल उनको अलग रख लिया है, आरक्षित रख लिया है, उन पर कोई अधिकार नहीं अभी किसी का। यह वन सरकारी संपत्ति होते हैं, यानी कि इनका स्वामित्व जो है पूर्ण रूप से सरकार के अधीन होंगे, और ऐसे वनों को जो उद्देश्य होता है आरक्षित करने का वो मूल रूप से प्राकृतिक पर्यावरण से जो उत्पन्न आपदाएं हैं उनसे निवारण के लिए इनका मतलब संरक्षण किया जाता है, और साथ ही जो पर्यावरण की गुणवत्ता है देश में उसको बढ़ाने के लिए भी आरक्षित वनों को संरक्षित कर दिया जाता है। ऐसे वनों को बाढ़ रोकने, रेगिस्तान के प्रसार को कम करने, भूमि के कटाव को रोकने तथा जलवायु की दशाओं को उचित बनाए रखने के लिए ये वन बहुत अधिक आवश्यक है, और इसके लिए इनको सुरक्षित बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है। और इनमें सुरक्षा के जो होते हैं कड़े इंतजाम होते हैं, और ऐसे वनों का उपयोग बिना सरकारी अनुमति के नहीं किया जा सकता, यानी कि इन वनों में बिना सरकारी अनुमति के प्रवेश वर्जित है। बहुत ही अगर यहाँ पर कोई ऐसी कार्यविधि की जाती है, वनों की कटाई जैसी क्रियाविधियाँ की जाती है, तो वो एक तरीके से इस क्षेत्र में एक अपराध माना जाएगा। दूसरा जो है संरक्षित वन, इसको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहेंगे। यह वन भी एक तरीके से सरकारी संपत्ति है, लेकिन इन वनों के उपयोग का अधिकार निश्चित शर्तों के आधार पर हम व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई वन क्षेत्र है जिनको सरकार ने संरक्षित वन क्षेत्र की श्रेणी में रखा है,
और अगर आप वहाँ पर कुछ अपना कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चित नियमों के अनुसार आपको उसमें अनुमति दी जाएगी, जिसमें आपको कई सारी मतलब नियमों का पालन करते हुए वन क्षेत्र में भ्रमण की या फिर कुछ भी चीज़ों का, जैसे कि हम कह सकते हैं संरक्षित वन क्षेत्र में हमारा कोई अगर हमें शोध करना है या हमें जीवों की जो स्थिति है, जैव विविधता की जो स्थिति है उसका पता लगाना है, तो आपको पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी, ताकि आप उस क्षेत्र में जा सकें और शोध कार्य कर सकें, जीवों पर रिसर्च कर सकें और विभिन्न पेड़ पौधों की प्रजातियों का अध्ययन कर सकें। परंतु इस स्थिति में कतई मना है कि आप किसी भी प्रकार का तरीके से आप वनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जो कि बिल्कुल इलीगल हो, यानी कि लकड़ियों की कटाई नहीं कर सकते आप किसी प्रकार की तरीके से। तो ये सब इसमें सम्मिलित है। तीसरा जो प्रकार है उसमें है अवर्गीकृत वन। इनको हम अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट भी कहते हैं। ऐसे वनों को सरकार कुछ व्यक्तियों को दे देती है, यानी कि मान लीजिए जैसे कुछ पर्टिकुलर या कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, उनको ये वन प्रदान कर दिए जाते हैं जो वनों से लकड़ी काट कर बेचते हैं। यानी कि कुछ लोग हैं जो सरकार के नियमों के तहत अगर लकड़ी काट कर बेचते हैं उनको ये वन प्रदान कर दिए जाते हैं। मतलब हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना कि हम सभी वनों को आरक्षित कर दें या फिर वनों में आना ही मना रहे, बिल्कुल ही हम लकड़ी कटाई नहीं कर सकते या फिर वनों से कोई चीज़ उत्पाद प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो ऐसे उत्पाद प्राप्त करने के लिए, वनों से जड़ी बूटियाँ प्राप्त करने के लिए और लकड़ियों की कटाई के लिए इन वनों को रखा गया है और इनमें नियमित बिल्कुल सीमा के बिल्कुल सीमित मात्रा में हम ये लकड़ियों की कटाई और कई सारी एक्टिविटीज़ हम इसमें कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को जिसको ये वन आरक्षित जो वर्गीकरण वन जो उपलब्ध करवाए जाते हैं या फिर उनको प्रदान किए जाते हैं, इन व्यक्तियों को हम ठेकेदार कहते हैं। इनको कुछ राशि शुल्क के रूप में सरकार को देनी पड़ती है, ताकि इस शुल्क के आधार पर ये वनों में नियमित मात्रा में ऐसी एक्टिविटी कर सकें और अपनी वनों की कटाई कर सकें या पेड़ पौधे की लकड़ियाँ प्राप्त कर सकें। भारत में इस समय में अगर हम देखें तो 54% वन आरक्षित हैं, 29% संरक्षित वन है और शेष जो है 17% अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो सर्वाधिक जो यहाँ पर प्रतिशत है तो वो है संरक्षित वन क्षेत्र का, सॉरी आरक्षित वन क्षेत्र का। अब हम दूसरा जो प्रकार है जिसमें प्राकृतिक आधार पर वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो इसमें 6 प्रमुख प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जिनमें पहला है सदाबहार वन। इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। इनको सदाबहार वन कहने का कारण ये है कि ये जो वन होते हैं सारे साल भर क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। इनमें पत्तियों का जो गिराने का जो क्रम था हमें देखने को नहीं मिलता है, यानी कि इन वनों में हमेशा हमें हरियाली देखने को मिलेगी। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट या फिर सदाबहार वन इनको कहते हैं। भारत में जो पश्चिमी घाट है और कुछ क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भारत का है, तो उन क्षेत्रों में ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। और जहाँ पर वर्षा की जो मात्रा होती है अच्छी खासी मिलती है, जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इन वनों में पतझड़ वन भी इन वनों के अंतर्गत 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमें मिलेगी और अधिक वर्षा के कारण ही ये वन हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। इन वनों के अंतर्गत जो पेड़ हैं उनमें बांस, ताड़, रबड़, अबनूस, चंदन, बेंत, नारियल ये सब वृक्ष इसमें सम्मिलित हैं। आपकी जो रेन फॉरेस्ट हमें वेस्टर्न घाट में भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि केरला में, और उसके साथ ही अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह हैं वहाँ भी हमें रेन फॉरेस्ट और सदाबहार वन हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इनकी एक विशेषता और भी है कि ये वन काफ़ी घने होते हैं और इनमें पेड़ों की जो ऊंचाई होती है बहुत अधिक होती है। और कुल वन क्षेत्र में इनका जो प्रतिशत है वो 12% है। और इन वनों की जो अधिकता है सबसे ज़्यादा मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, आसाम में, हिमाचल प्रदेश में और कुछ भाग केरला में और अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। दूसरा जो वन है मानसूनी वन, और यह वन क्षेत्र उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मानसून क्लाइमेट का प्रधानता हमें देखने को मिलेगी और जहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती हो। इनको हम पतझड़ वन भी कहते हैं। और यह वन भारत के बहुमूल्य वन है, क्योंकि कुल क्षेत्रफल के लगभग 80% भाग पर ये पाए जाते हैं। और इनमें साल, शीशम, सागवान, चंदन के वृक्ष और सेमल के वृक्ष प्रमुख हैं। इनसे प्राप्त लकड़ियों के फर्नीचर बनाए जाते हैं और इमारतों के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है।
और ये वन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के निचले भागों में पाए जाते हैं। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा वनों की जो प्रधानता है वो कौन से वन है? मानसूनी या पतझड़ वन की प्रधानता है। तीसरा है मरुस्थलीय वन। यह वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। और इन वनों में वर्षा कम होने के कारण इनकी जो पत्तियाँ होंगी या वृक्ष जो मिलेंगे हमें कांटेदार मिलेंगे, जिनमें बबूल, खजूर, नीम, आम, बरगद, बेर और ताड़ के वृक्ष सम्मिलित है। उसका कारण ये है कि इनमें कांटेदार मिलने के कारण ये है कि कांटेदार वन होने के कारण में पानी का जो होता है वाष्पीकरण बहुत कम होता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पानी खर्च कम होता है और साथ ही इनकी जड़ें गहरी लंबी होंगी। उसका कारण ये है कि इन क्षेत्रों में जल की जो भूमिगत जल की जो गहराई होती है अधिक होती है, यानी कि बहुत कम जल की मात्रा के कारण अधिक गहरा तक इनकी जड़ें फैली होती है। और तीसरी बात यह है कि इनकी पत्तियां क्या होगी? छोटी छोटी होगी, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पानी का खर्च कम से कम हो। तो ये सब थी मरुस्थलीय वनों की विशेषताएं। और इसमें जो है जो वन क्षेत्र है मूल रूप से राजस्थान में, यूपी में और प्रायद्वीपीय भारत के शुष्क जो भाग है जिनमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पर्वतीय वन मुख्य रूप से पहाड़ों पर पाए जाते हैं जिनमें औषधियों के वृक्ष प्रमुख हैं। और ऐसे वन मुख्यतः हिमालय पर्वत क्षेत्र में, उत्तराखंड में इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनको हम अल्पाइन वन भी कहते हैं, जो कि लगभग 9000 फीट की हाइट से अधिक ऊंचाई पर मतलब हमें ये मिलेंगे। पांचवा वन है नदी तट के वन, यानी कि वह वन जो नदी किनारों पर पाए जाते हैं और नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण या पानी फैलने से ये वन का निर्माण हुआ है। यानी कि इनमें वनों में इमली, जामुन, शीशम और बेर के वृक्ष प्रमुख है। छठा है डेल्टाई वन। इनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी कि मैंग्रोव वनस्पति भी इनको हम कहते हैं। ज़्यादातर यह भारत में जो डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ हमें देखने को मिलते हैं, या फिर जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ हमें इनकी प्रधानता देखने को मिलेगी। यह वन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी नदियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं जहाँ पर समुद्र का पानी ज्वार के समय आता हो। और इन वनों की विशेषता ये है कि इन वनों की जो अधिकांश जड़ें होती है अधिकांशतः पानी में डूबी हुई रहती है और काफ़ी मजबूत ये पाए जाते हैं। और ये बिल्कुल जाल के रूप में इन वनों की जड़ें उलझी हुई रहती है। और इनमें जो वनों में प्रमुख वृक्ष है वो है सुंदरी वृक्ष है, जिसको हम उदाहरण दे सकते हैं डेल्टाई वन का। वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पर जो सुंदर वन का डेल्टा है वह वहाँ पर सुंदरी वृक्षों की प्रधानता है, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और भारत में वन उत्पादन की अगर हम बात करें तो भारत में जो वनों से जो वस्तुएं मिलती है इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, मुख्य वन वस्तुएं और सहायक वन वस्तुएं। आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में जो वनों के उत्पाद हैं वो कौन कौन से हैं, क्या इनका महत्व है, कैसे हमें प्राप्त होते हैं और क्या वनों की वर्तमान में भारत में स्थिति है, क्या समस्याएं हैं और इनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम अगले लेक्चर में।